हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीके लॉ क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो कि आता है सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, सबसे पहले बेलमेंट की डिफिनीशन को समझते हैं। बेलमेंट क्या है? बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस कंप्लीट बी रिटर्न और डिपोजल अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ बेलर। इसमें क्या होता है कि एक आदमी दूसरे को किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए कोई वस्तु देता है कुछ समय के लिए, और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो वो वस्तु उसे वापस कर दी जाती है। इसी को कहते हैं बेलमेंट। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं करते रहते हैं। जैसे कि हमने अपनी साइकिल दी रिपेयर करने के लिए, तो ये भी एक बेलमेंट हुआ। हम गोल्ड स्मिथ को गोल्ड देते हैं उसमें कुछ बनवाने के लिए, वो भी क्या है? बेलमेंट है। अपनी बाइक रिपेयर करवाते हैं, किसी को देते हैं तो उसका पोसेशन उसके पास जाता है, लेकिन वो उसका ऑनर नहीं बन जाता है, इसको भी बेलमेंट कहेंगे। जैसे हम कोई कपड़ा देते हैं दर्जी को शर्ट पैंट बनवाने के लिए, तो वो भी एक तरह का क्या है? बेलमेंट हो गया, जिसमें हम उस वस्तु को देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसकी ऑनरशिप उसको नहीं मिलती है, उसकी पोसेशन केवल उसको मिलती है। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टियां होती हैं? दो पार्टियां होती हैं। एक होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर कौन होता है? जैसे कि हमने अपनी साइकिल दी तो देने वाला क्या हो गया? बेलर हो गया। और जिसको हमने साइकिल दिया बनवाने के लिए, वो कौन हो गया? बेली हो गया। तो जो गुड्स देता है उसे बेलर कहते हैं, और जो गुड्स लेता है उसे हम बेली कहते हैं। लेकिन गुड्स केवल कुछ ही समय के लिए दिया जाता है, किसी उद्देश्य के लिए, कोई कार्य के लिए उसकी ऑनरशिप उसको नहीं मिल जाती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए और बी नेबर हैं, दो नेबर हैं। ए क्या है? ए की फैमिली को कहीं जाना है, सभी लोगों को कहीं जाना है, और उनके पास एक हॉर्स है। तो वो क्या सोचते हैं कि हम इस हॉर्स को कहाँ पे लेके जाएंगे? इसको जो है अपने पड़ोसी को दे देते हैं, बी को दे देते हैं। बी जो है ए का पड़ोसी है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब तक हम नहीं आ जाते हैं तो आप इस हॉर्स को अपने पास रखिए और फिर उसके बाद हमको रिटर्न कर दीजिएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसमें ए ने बी को हॉर्स दिया, लेकिन बी उस हॉर्स का मालिक नहीं बन जाएगा, केवल पोसेशन उसको मिलेगी। तो इसी को बेलमेंट कहा। अब आगे देखते हैं सेक्शन 149, जिसमें है कि डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, मतलब जो गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं उसकी डिलीवरी कैसे कैसे हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी क्या है? एक्चुअल डिलीवरी में गुड्स एक जगह से दूसरी जगह उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होती है, मतलब ट्रांसफ़र होती है। इसमें क्या होगा कि जो गुड्स की फ़िज़िकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह उस वस्तु को ले जाया जाएगा। इसको कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। जैसे हॉर्स के केस में हुआ था, उन्होंने क्या किया, ए के घर से बी के घर में हॉर्स को भेजा गया, तो गुड्स की डिलीवरी हुई, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में चेंज आया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है? उसमें जो गुड्स है जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, केवल पोसेशन ट्रांसफ़र कर दी जाती है बेली को कि आप जो है इसको संभालिए, गुड्स जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसके बाद देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है कैसे किया जा सकता है। वो एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड दोनों तरीके से किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस नेचर। ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, दोनों तरीके से। अब ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या होता है कि विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें कोई कंसिडरेशन ना हो। नॉन कंसिडरेशन किस में होता है? नॉन ग्रेटिट्यूअस में कंसिडरेशन होता है। जैसे
जो हॉर्स का केस है उसमें क्या हुआ कि ए ने बी को दिया है अपना हॉर्स, लेकिन उसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। उसके बदले जो भी है कोई अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा है उसके लिए, केवल देख रेख के लिए दे दिया गया है बिना कंसिडरेशन के। लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस में क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। जैसे कि हम कोई कपड़ा दे रहे हैं दर्जी को बनाने के लिए, तो इसमें क्या है, एक कंसिडरेशन इन्वॉल्व है कि हम कपड़ा दे रहे हैं और उसके लिए वो अमाउंट चार्ज करेगा, तभी वो उसको बना करके देगा। जब हम पैसा उसको देंगे तभी वो कपड़ा हमें बना करके देगा। तो ये क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। तो ये ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस दोनों तरीके से किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस में विदाउट कंसिडरेशन और नॉन ग्रेटिट्यूअस में विथ कंसिडरेशन। इसके बाद देखते हैं ड्यूटी ऑफ बेलर क्या होती है। ये आती है सेक्शन 150 के अंदर। बेलर की ड्यूटी क्या है, बेलर ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड। मतलब बेलर जो है, जो भी गुड वो बेल कर रहा है, जो भी गुड्स वो दे रहा है बेली को, उसमें कोई भी अगर फॉल्ट है तो वो बेली को उस चीज़ के बारे में बताए, और अगर नहीं बताता है, उससे कोई नुकसान होता है, तो वो बेलर को भरना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हॉर्स का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए ने बी को हॉर्स दिया। अब ए को पता है कि हॉर्स क्या है, वो पागल है, लेकिन बी को ये चीज़ नहीं मालूम है, और ए ने इस पॉइंट को बी से नहीं बताया। कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये चीज़ बी को नहीं बताया। अब जो हॉर्स था वो बी की कस्टडी में था, और वो बी को इंजर्ड करके भाग निकला वहाँ से। तो अब बी को जो भी इंजरी हुई है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने पूरी चीज़ें नहीं बताई। कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये नहीं बताया कि वो घोड़ा जो है वो पागल है, वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे ये बेलर की ड्यूटी होती है कि वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करे। इसके बाद देखेंगे कि बेली की क्या ड्यूटी है। बेलर की ड्यूटी तो हमने समझ ली, आप समझते हैं बेली की क्या ड्यूटी होती है। जिसको गुड्स दिया गया, जिसने रिसीव किया, उसकी क्या ड्यूटी है। तो उसकी कई सारी ड्यूटियाँ होती हैं जो उसे करनी चाहिए। पहला है सेक्शन 151, केयर टू बी टेकन बाय बेली। तो ये ड्यूटी क्या है कि जो बेली है, जिसको गुड्स मिला, उसको उस गुड्स की वैसी ही केयर करनी चाहिए जैसे वो अपने गुड्स की करता है। कोई भी वस्तु जो उसको दी गई है उसकी केयर वो उसको सेम अपना समझ करके अपने गुड्स की तरह ही केयर करनी है। ये नहीं कि वो उसकी केयर ना करे, तो उसकी केयर उसे वैसे ही करना चाहिए। ये हो गई सेक्शन 151। उसके बाद है सेक्शन 152, बेली व्हेन नॉट लाइबल फॉर लॉस। बेली कब लाइबल नहीं होगा, उसकी ड्यूटी तो है, लेकिन वो लाइबल कब नहीं होगा। सेक्शन 152 क्या कहता है कि कोई भी दिक्कत जो नेचुरली हो जाए, नेचुरली मान लो जो हॉर्स है उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, कोई कार्य जो नेचुरल होता है, तो उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर हॉर्स की नेचुरली डेथ हो गई है तो उसमें बेली उसका कंपनसेशन बेलर को नहीं देगा, उसमें बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर हॉर्स की नेचुरल डेथ हो गई है, तो नेचुरली कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लाइबल नहीं है उस चीज़ के लिए। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 154। इसमें क्या है, लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड बेल्ड। मतलब जो भी गुड्स बेल्ड हुआ है बेली को, बेलर ने दिया है, उसका अनऑथराइज्ड वो यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए कोई हॉर्स ए ने बी को दिया है राइडिंग करने के लिए, उसके खुद के राइडिंग करने के लिए, लेकिन बी ने क्या कर दिया, उसने सी को दे दिया। उस हॉर्स को चलाने के लिए उसने सी को दे दिया, और सी ले जा करके उस हॉर्स का एक्सीडेंट कर देता है, इंजर्ड हो जाता है हॉर्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बी की लाइबिलिटी बनेगी। जो भी नुकसान हुआ उस हॉर्स का वो बी को देना पड़ेगा एक।
तो यहाँ पे बी क्या है, जो भी गुड्स उसको मिला है, जो भी गुड्स पेल्ड हुआ है बी को, वो उसका अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो उसकी लाइबिलिटी बनती है। कोई भी नुकसान अगर होगा गुड्स का तो बी उसके लिए लाइबल होगा। अब आगे देखते हैं सेक्शन 153। इसमें क्या है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस। मान लीजिए जो बेली है कोई ऐसा कार्य करता है जिससे गुड्स का नुकसान होता है, तो यहाँ पे बेलमेंट ख़त्म भी किया जा सकता है। बेलर के द्वारा बेलमेंट ख़त्म भी किया जा सकता है। जैसे ए ने बी को हॉर्स दिया उसकी खुद के राइडिंग के लिए, लेकिन बी ने क्या किया, उसको घोड़ा गाड़ी बना दिया और उसको जो है बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लगा। तो अब यहाँ पे बेलर जो है वो बेलमेंट को समाप्त भी कर सकता है। इसके बाद देखते हैं ड्यूटी नॉट टू मिक्स, मतलब बेली की ये भी ड्यूटी है। सेक्शन 155, इसमें क्या कहा गया है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर, कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेली। कि जैसे किसी चीज़ का बेलमेंट हुआ, किसी गुड्स का, बेलर ने बेली को दिया। अब बेली ने क्या किया है, बेलर के कंसेंट से, उसकी सहमति से उस गुड्स में अपना भी गुड्स मिला दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का जो भी शेयर बनता है, जो भी मिक्सचर प्रोड्यूस होता है उसके हिसाब, शेयर के हिसाब से दोनों अपना गुड्स ले लेंगे, शेयर कर लेंगे। ये कहता है सेक्शन 155। उसके बाद समझते हैं सेक्शन 156। इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। इसमें क्या हुआ कि बेली ने अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिला दिया है, बिना बेलर के कंसेंट के, बिना बेलर की सहमति के अपने ही गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ मिला दिया है। सेक्शन 156 ये कहता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें बेलर का कंसेंट नहीं है कि गुड्स को मिलाया जाए, लेकिन बेली ने अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ मिक्स कर दिया है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ए बेलर है, उसने 100 बेल्स ऑफ कॉटन बी को दिया, बेली को दिया। अब उसने क्या किया, अपने कॉटन को उस कॉटन के साथ मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे ए कहता है कि हमें जो है हमारा कॉटन वापस दो, 100 बेल्स वापस करो। तो अब उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, गुड्स को अलग करने के लिए जो भी खर्च होता है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे बेली के द्वारा, वो बेली ही भरेगा उसको। कोई भी डैमेज होगा तो बेली उसको भरेगा, बेलर को देगा, क्योंकि ये उसकी गलती है। बेलर का इसमें कंसेंट नहीं था, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो बेली को देने पड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 157, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। इस सेक्शन में क्या है कि बेली अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ मिक्स कर देता है बिना बेलर के कंसेंट के, और अब वो गुड्स सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, उस गुड्स को अलग नहीं किया जा सकता। बेलर और बेली का जो गुड्स है उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी लॉस होगा गुड्स मिक्स करने पर, अगर बेलर डिमांड करता है कि हमारे गुड्स हमको वापस दो, तो जो भी लॉस होगा बेलर का वो बेली को भरना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेलर की ड्यूटी दो और, सेक्शन 160 और सेक्शन 161। सेक्शन 160 क्या कहता है, रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और एकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। इसमें क्या है कि मान लीजिए जो भी बेलमेंट हुआ है, बेलमेंट में गुड्स बिल्ड किया गया है, उसको एक निश्चित टाइम के लिए दिया गया है बेली को। तो अगर टाइम ख़त्म हो जाता है, जो भी समय दिया गया है, तो बेली को गुड्स को वापस कर देना चाहिए।
या फिर वो उद्देश्य कंप्लीट हो चुका है, जो भी जिस चीज़ के लिए गुड्स को दिया गया है, तब भी उसे वापस कर देना चाहिए। यही कहता है सेक्शन 160। जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था कि किसी दर्जी को एक आदमी कपड़ा देता है सिलने के लिए, बेलर मान लीजिए जो देता है उसको बेलर कहेंगे, और दर्जी को क्या कहेंगे, बेली कहेंगे। तो जब वो कपड़ा बना लेता है, उस पैंट शर्ट जो भी बनवा रहा है बना लेता है, तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो उसको वापस कर दे, क्योंकि पर्पस कंप्लीट हो चुका है, तो वो उसको वापस कर देना चाहिए। यही कहता है सेक्शन 160। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 161। इसमें क्या है, बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न। अगर गुड्स रिटर्न नहीं किया गया है, बेली के द्वारा बेली ने गुड्स को रिटर्न नहीं किया, अपने पास रखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, तो इसमें अगर कोई भी लॉस होता है बेलर को, तो उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने समय पे गुड्स को वापस नहीं किया है। जब पर्पस कंप्लीट हो गया है तो गुड्स वापस कर देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया, तो यहाँ पे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी लॉस होगा वो बेली उसको कंपनसेट करेगा। इससे रिलेटेड एक केस देखते हैं, शॉ एंड कंपनी वर्सेस साइमंस एंड सन्स। इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ गिवन बुक्स टू डिफेंडेंट। प्लेंटिफ ने क्या किया था, डिफेंडेंट को बुक्स दी थी कुछ समय के लिए और कुछ टाइम के लिए, और टाइम कंप्लीट हो गया था, लेकिन डिफेंडेंट ने बुक्स को रिटर्न नहीं किया। जो भी टाइम फिक्स हुआ था, उस टाइम के फिक्स होने के बाद टाइम एक्सपायर हो गया, लेकिन डिफेंडेंट ने बुक को रिटर्न नहीं किया। अब उसके बाद बुक्स में आग लग जाती है, एक्सीडेंटल फायर हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिफेंडेंट लायबल होगा उस बुक के लिए, और वो प्लेंटिफ को जो भी डैमेज है उस बुक का वो देगा, क्योंकि उसने टाइम पे रिटर्न नहीं किया। इससे लॉस हुआ, तो लॉस की भरपाई कौन करेगा, डिफेंडेंट। इसके बाद देखते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कैसे होता है, ग्रेट्यूटस बेलमेंट की समाप्ति कैसे होगी, कैसे ख़त्म होगा। तो सेक्शन 159 क्या कहता है, रेस्टोरेशन ऑफ गुड लैंड्स ग्रेट्यूटसली। ग्रेट्यूटसली हमने पहले ही डिस्कस किया है। ग्रेट्यूटस का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन। बेलमेंट हुआ है बिना कंसिडरेशन के, उसको ग्रेट्यूटस कहते हैं। तो अगर कोई भी बेलमेंट जो कि बिना कंसिडरेशन के हुआ है, तो उसको बेलर किसी भी समय रेस्टोरेट कर सकता है। रेस्टोरेट करने का मतलब है वापस ले सकता है उसको, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो वो किसी भी टाइम वापस ले सकता है, इवन टाइम फिक्स किया गया हो फिर भी। जैसे कि हॉर्स के केस में था, जो मालिक है वो किसी भी टाइम आकर के अपने घोड़े को बी से ले सकता है। इसके बाद है सेक्शन 162, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेट्यूटस बेलमेंट बाय डेथ। अगर बेलर और बेली दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है ग्रेट्यूटस बेलमेंट में, तो बेलमेंट ख़त्म हो जाता है, बेलमेंट समाप्त हो जाता है, बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। ये कहता है सेक्शन 162। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 165। इसमें क्या है, बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स। मान लीजिए एक से ज़्यादा बेलर हैं, उस गुड्स के कई ऑनर हैं, जॉइंट ऑनर हैं, तो यहाँ पे जो बेली है किसी भी एक के डायरेक्शन के हिसाब से गुड्स को रिटर्न कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हाँ सभी की सहमति से ही गुड्स को रिटर्न किया जाएगा, तो बेली किसी एक के भी डायरेक्शन पे गुड्स को रिटर्न कर सकता है, जहाँ पर जॉइंट ऑनर्स होते हैं बेलमेंट में। इसके बाद है ड्यूटी नॉट टू सेट अप जस्टिटी। सेक्शन 166 ये क्या कहता है, बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन री डिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। मान लीजिए कोई बेलमेंट हुआ, अब जो बेलर ने बेलमेंट किया है, बेलर उस गुड्स का, जो भी गुड्स उसने बेल किया उसका जो ऑनर ही नहीं है, उसके पास टाइटल ही नहीं है उस चीज़ का, लेकिन बेलमेंट हो चुका है। अब बेली जो है गुड्स को रिटर्न कर देता है फिर से बेलर को, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो उसका एक्चुअल ऑनर है वो बेली को सूट नहीं कर सकता, बेली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यही कहता है सेक्शन 166।
इसके बाद देखते हैं सेक्शन 167। इसमें क्या है, राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड। इस सेक्शन में क्या है कि बेलमेंट हो चुका है मान लीजिए, और किसी थर्ड पार्टी ने क्लेम कर दिया है कि जो बेलर ने जो गुड्स बेलमेंट किया है वो हमारा है, बेलर का नहीं है, तो इसमें उसकी रीडिलीवरी रोकी जाए। तो इसमें थर्ड पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट के थ्रू उस डिलीवरी को, जो गुड्स बेली के पास है, अब बेलर का उस पर टाइटल नहीं है, किसी थर्ड पर्सन का है, लेकिन बेलर ने गलती से जो है बेलमेंट कर दिया है, तो उसकी डिलीवरी थर्ड पार्टी, जो थर्ड पर्सन है, जो ऑनर है उस गुड्स का, वो रोक सकता है उसकी डिलीवरी, कि बेलर के पास वो गुड्स ना पहुंचने पाए। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 163। इसमें क्या है, बेलर इंटाइटल टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड। मान लीजिए बेलर बेली को कोई गुड्स देता है, कोई भी गुड्स हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसमें अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी बेलर रिसीव करेगा, बेली को, बेलर को देना पड़ेगा अगर उस गुड्स में जो भी प्रॉफिट होता है तो। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक बेलर है जिसने बी को क्या दिया, एक काऊ दिया, बी क्या है, बेली है, बी को काऊ दिया, अब उसके बाद उस काऊ को बछड़ा हो जाता है, तो जब रिटर्न हो गई काऊ तो उसके साथ उस काफ को भी, उस बछड़े को भी बी को रिटर्न करना पड़ेगा, ए को, बेलर को। इसके बाद देखते हैं फाइंडर्स ऑफ गुड, मतलब गुड्स किसी को मिलता है तो उसका क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज़ हैं। सेक्शन 168 और सेक्शन 169 के थ्रू इसको समझेंगे। सेक्शन 168 क्या कहता है, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में सू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर। मतलब गुड्स, जो भी गुड्स है जिसको मिला है वो क्या कर सकता है, अगर उस गुड्स में कोई स्पेसिफिक रिवॉर्ड रखा गया है तो उसके लिए वो सू कर सकता है कोर्ट में, जो भी रिवार्ड रखा गया है। अगर रिवार्ड नहीं रखा गया है तो उसको उसे रिटर्न करना पड़ेगा वैसे ही। और गुड्स जिसको मिला है वो ऑनर को कंपनसेशन के लिए एक्सपेंसेस अगर कोई हुए हैं, उसके द्वारा खर्च हुआ है उस गुड्स पे, तो इसके लिए वो ऑनर से डिमांड नहीं कर सकता है। अगर कोई रिवॉर्ड रखा गया है तभी उसी के लिए केवल वो डिमांड कर सकता है, उसके लिए वो सूट भी कर सकता है कि अगर हमें वो रिवॉर्ड नहीं दिए गए तो हम गुड्स को रिटर्न नहीं करेंगे, जो भी गुड्स किसी को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 169 की। इसमें क्या है, व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग्स कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। मान लीजिए कोई चीज़ है किसी को मिली है, अब उसको अगर बेचा नहीं गया तो उसका लॉस हो जाएगा, तो फाइंडर क्या करता है, उसको सेल कर देता है। तो फाइंडर यहाँ पे क्या कर सकता है, उस गुड्स को सेल कर सकता है। व्हेन द लॉफुल चार्ज ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। इसके बाद है राइट ऑफ बेली। बेली के राइट क्या होते हैं, तो उसके राइट कौन कौन से हैं। पहला है राइट टू कंपनसेशन, सेक्शन 164, और उसके बाद है राइट टू एक्सपेंसेस और रिमंडेशन, सेक्शन 158। तो सेक्शन 164 क्या कहता है, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। तो इसमें क्या है कि अगर बेलर बेली से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है बेलमेंट के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मान लीजिए उसने बेलमेंट किया है, बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसने गुड्स को वापस ले लिया है, उसके पास टाइटल नहीं था, उसने गुड्स को फिर भी जो है बेल किया है, बेलमेंट किया है, इससे बेली को कोई नुकसान होता है गुड्स वापस लेने के लिए, तो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका पेमेंट करे, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। यही कहता है सेक्शन 164। उसके बाद है सेक्शन 158, रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है कि जैसे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेली को जो भी गुड्स रिसीव हुआ, उसको गुड्स मिला, उसने उसको रखा, उस पर बेलमेंट के लिए उसने उस पर काम किया, कोई खर्च लगा, कोई एक्सपेंस उसने किया उस गुड्स पे,
तो जो भी खर्च होता है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो बेलर को देने पड़ेंगे बेली के लिए, क्योंकि उसने जो भी खर्च किया है वो बेलमेंट के पर्पज़ के लिए किया है, तो ये भी उसे पेमेंट करना पड़ेगा। यही कहता है सेक्शन 158। इसके बाद देखते हैं बेली के तीसरे राइट के बारे में, राइट ऑफ लाइन, सेक्शन 170 एंड सेक्शन 171। लाइन में क्या होता है कि जैसे बेली का जो भी लाभुल चार्ज है उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, गुड्स को रिटेन कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है, कि जब तक पेमेंट नहीं होगी वो उसको नहीं बेचेगा। तो सेक्शन 170 बेलीज पर्टिकुलर लाइन, इसमें क्या होता है कि बेलमेंट के पर्पज़ के लिए बेली ने कोई सर्विस दी, कोई लेबर एक्सरसाइज किया, स्किल किया इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड। अब उसके पास ये एक राइट है कि राइट टू रिटेन सच गुड्स अनटिल ही रिसीव ड्यू रेम्युनरेशन। तो जो भी खर्च उसको जब तक वापस नहीं मिल जाता है वो उस गुड्स को रिटेन कर सकता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे ए ने बी को एक रफ़ डायमंड दिया, बी क्या है, ज्वेलर्स है, तो ए ने बी को डायमंड दिया कि इसको पॉलिश करके कट करके हमको दो, तो बी ने उसको पॉलिश किया, उस पर सर्विस काम किया, उस पर सर्विस लगी और उसको पॉलिश किया। तो जब तक उस सर्विस का पेमेंट उसको नहीं मिल जाता है तो वो उसको रिटेन कर सकता है, अपने पास जब्त करके रख सकता है कि जब तक पेमेंट रिसीव नहीं होगी वो उसको डिलीवर नहीं करेगा। यही होता है लाइन। उसके बाद है सेक्शन 171, इसमें क्या है, जनरल लाइन। तो जनरल लाइन कौन कर सकता है, केवल बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, यही लोग केवल जनरल लाइन कर सकते हैं। जैसे बैंक क्या करती है, बैंक लोन देती है तो उसके लिए कोई सिक्योरिटीज़ रखी जाती है, तो बैंक क्या करती है, उसको रिटेन कर सकती है, लाइन कर सकती है उसका। और कोई दूसरी भी सिक्योरिटी रखी गई है जो उस लोन के लिए ना रखी गई हो, उसको भी बैंक रिटेन कर सकती है। ये पावर केवल बैंकर्स के पास ही होती है, बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स के पास ही होती है। कोई अदर पर्सन ये कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद है राइट टू सू, सेक्शन 180। इसमें क्या है, सूड बाय बेलर्स और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डोर। मान लीजिए कोई बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बेलर ने बेली को कोई गुड्स दिया है और बेली के पास से वो गुड्स कोई थर्ड पर्सन चोरी कर लेता है। तो थर्ड पर्सन चोरी कर लिया है तो इसमें क्या होगा, जो बेलर और बेली दोनों में से कोई भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। यही कहता है सेक्शन 180। इसके बाद है सेक्शन 181, एनफोर्समेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट। मान लीजिए जो भी सूट हम करते हैं, केस करते हैं थर्ड पार्टी पे जिसने भी चोरी की है, उससे कोई कंपनसेशन मिलता है, गुड्स भी मिल जाता है और केस जीत जाते हैं तो कोई कंपनसेशन भी मिलता है उसके थ्रू, तो वो बेलर और बेली दोनों शेयर करेंगे आपस में। तो यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लॉ के सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकें। और अगले आने वाली वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को समझेंगे। तो इसी तरह से एक एक करके हम कॉन्ट्रैक्ट के सारे चैप्टर पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।